गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले दिनों हमने बीए थर्ड की 5th सेमेस्टर का जो चैप्टर सेकंड था वो देखा था। वो था क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जिस चैप्टर में हमने देखने का प्रयास किया था कि मानव अपने जीवन यापन के लिए किस किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है और किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि किन क्षेत्रों में की जाती है। तो बच्चों मोटे तौर पर हम इन्हें 5 हिस्सों में बांट के हमने देखा था और ये सारी की सारी आर्थिक गतिविधियाँ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी स्तर पर निर्भर करती हैं कि किस तरह का किसी भी समाज का सामाजिक, बौद्धिक और तकनीकी स्तर है। विभिन्न समाजों में अलग अलग प्रकार की गतिविधि की जाती है। तो बच्चों चैप्टर हमने देख लिया था। आपने जाहिर सी बात है चैप्टर देखा होगा, वीडियो देखी होगी, साथ ही साथ आपने अपने टेक्स्ट पढ़ा होगा और उस नोट्स को भी देखने की कोशिश की होगी जो हमने PDF के माध्यम से आपको शेयर किया था। बच्चों आशा करता हूँ कि आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठे होंगे और आपने पूछे होंगे। मेरे पास कई छात्राओं के WhatsApp के माध्यम से सवाल आए हैं। पहला सवाल एक छात्र ने पूछा है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो बच्चों प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो मूल रूप से प्रकृति पर निर्भर करती हैं। अपने जीवन यापन के लिए हम उनका प्रकृति यदि हमें वो साधन देती है तो ही हम वो आर्थिक गतिविधि कर पाते हैं। जैसे कृषि करना, यदि प्रकृति ने हमें आदर्श दशाएं दी हैं जो खेतीबाड़ी के लिए आवश्यक होती हैं, जिसमें उचित तापमान, समतल ज़मीन, तो ही हम वो कर पाते हैं, नहीं तो हम उनको नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार वो आर्थिक क्रियाएं जो मूल रूप से प्रकृति पर निर्भर हैं, प्रकृति की देन है, जिसमें लकड़ी काटना यानी लंबरिंग, एग्रीकल्चर यानी कृषि, फिशिंग यानी मछली पकड़ना, माइनिंग यानी खान खोदना, ये मूल रूप से गतिविधियां शामिल हैं। प्राथमिक क्रियाएं बच्चों साधारणतः मूल रूप से उन समाजों में की जाती है जहां साधारण समाज होता है, जहां समाज में तकनीक और ज्ञान का इतना प्रसार नहीं होता। लोग जो है प्रकृति पे ही निर्भर होते हैं अपने जीवन यापन के लिए। उनके पास और कोई कार्य नहीं होता है, जिसके कारण वो उतने कुशल नहीं हो पाते, उतने ज़्यादा तकनीकी ज्ञान नहीं हासिल कर पाते कि वो और कोई काम कर पाएँ। विश्व के ज़्यादातर इलाकों में इसी प्रकार की प्राथमिक क्रियाएं ही की जाती हैं, जिसमें जाहिर सी बात है कृषि सबसे बड़ा आर्थिक पेशा है जो लोग करते हैं। एक छात्रा ने प्रश्न पूछा कि आदमी के द्वारा की जाने वाली पहली आर्थिक गतिविधि कौन सी थी। तो बच्चों जब आदमी धरती पर पहली बार आया तो उसके जो तकनीकी कौशल था, जो उसका ज्ञान था, वो न के बराबर था। आदमी आप ऐसा कहें कि पशुओं के समान था। तो उसकी जो पहली आर्थिक क्रिया थी जो उसने करी वो थी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। वो शिकार करता था, क्योंकि वन बड़ी मात्रा में थे, पूरी धरती पे जंगल ही जंगल थे, और आदमी ने इसी जंगल में कुछ ऐसे जानवरों का शिकार करना शुरू किया जो हिंसक नहीं थे या छोटे थे, जिनका शिकार करना आसान था। आदमी अभी बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पास हथियार जो थे वो इस तरह के नहीं थे जिस तरह के आज हैं। आदमी शुरुआती तौर पे पाषाण काल में पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग करता था, जिनसे शिकार करने की उसकी क्षमता बहुत ही सीमित थी और वो न के बराबर बड़े जानवरों का शिकार कर पाता था। छोटे ही जानवरों का वो शिकार करता था और जब तक एक जगह छोटे जानवर मिलते थे तब तक वो रहता था और फिर दूसरी जगह वो पलायन कर जाता था। तो इस तरह पहली आदमी की आर्थिक क्रिया थी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया कि सर ऋतु प्रवास क्या होता है। ऋतु प्रवास बच्चों मूल रूप से उन समाजों में किया जाता है जहाँ चलवासी पशुपालन होता है। यहाँ पर पशुपालक अपने पशुओं के साथ प्रवास करता है एक ऋतु प्रदेश से दूसरे ऋतु प्रदेश में, यानी एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे जलवायु क्षेत्र में। जैसे आपने सुना होगा कि जो पशुपालक होते हैं, जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो मैदानों में अपने पशुओं के साथ आ जाते हैं, और वहीं जब ठंड कम हो जाती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं के साथ प्रवास करते हैं। इस तरह के प्रवास को हम ऋतु प्रवास यानी ट्रांसह्यूमन कहते हैं। ये जो प्रवास है मूल रूप से उन सभी समाजों में देखा जाता है जहाँ पर चलवासी पशुपालन होता है। चलवासी पशुपालन की विशेषता है बच्चों के जो चरवाहा है, जो पशुपालक है, वो अपने पशुओं के साथ सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी की तलाश में घूमता रहता है, जिसके कारण उसका प्रवास जो कहा जाता है वो ऋतु प्रवास कहा जाता है।
इसी तरह एक प्रश्न आया कि लंबर जैक्स कौन होते हैं। बच्चों, लंबर जैक्स एक ख़ास तरह के समुदाय होता है जो अपनी आजीविका लकड़ी काट कर अर्जित करता है। ये मूल रूप से ध्रुवीय प्रदेशों में कॉर्निफेरस जो कोणधारी वन होते हैं उनको काटते हैं और कनाडाई क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इनका जीवन मूल रूप से लकड़ी काटने पे ही निर्भर है। ये लकड़ी काटकर बर्फ़ की जमी हुई नदियों पर छोड़ देते हैं और जब बर्फ़ गर्मियों में पिघलती है तो ये मैदानी क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रियों तक उनको ले आते हैं और उससे धन अर्जन करते हैं। तो एक साल के एक समय ये लकड़ी काटते हैं और दूसरे समय उनको नीचे परिवाहित करके और उनसे विभिन्न प्रकार के सामान बनाते हैं। तो लंबरजैक्स कनाडा में पाए जाने वाले ऐसे लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए लकड़ी काटने का पेशा करते हैं। बच्चों, वहीं इस चैप्टर में हमने देखा कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रकार की सेवाएं देते हैं। डॉक्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक विभिन्न प्रकार की सेवाएं यहाँ पर दी जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के रूप में हम सेवाओं को 3 हिस्सों में बांटते हैं। बच्चों, इनको हम कहते हैं टर्शरी, क्वाटनरी एंड क्वीनरी प्रकार की सेवाएं, यानी तृतीय, चतुर्थक और पंचम प्रकार की सेवाएं। ये सेवाएं तृतीय, चतुर्थक और पंचम जिस तरह ऊपरी क्रम में जाती हैं वैसे वैसे सेवाओं की जटिलता और इनका स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण जो है वो बदलता जाता है। जहाँ टर्शरी सेक्टर की सेवाएं साधारण होती हैं, कम प्रभावशाली होती हैं, वैसी तरह जैसे चतुर्थक में जाते हैं प्रभाव और बढ़ता जाता है, विशिष्टीकरण और बढ़ता जाता है। वहीं यदि क्वीनरी प्रकार की सर्विसेज की बात करें, ये और भी जटिल और विशिष्टीकरण वाली होती हैं। तृतीय प्रकार की सेवाओं में हम मूल रूप से डाकिए की सेवा या एक मोची की सेवा या पंचर लगाने वाले की सेवा, इस तरह की सेवाएं शामिल करते हैं। जब हम चतुर्थक प्रकार की सर्विसेज यानी क्वाटनरी सर्विसेज की तरफ जाते हैं तो थोड़ा और जटिलता आती है। यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्चर, इस प्रकार की सेवाएं शामिल की जाती हैं। और वहीं जब हम क्वीनरी प्रकार की सर्विसेज में जाते हैं तो यहाँ और विशिष्टीकरण आता है और जटिलता बढ़ती है और महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये। और यहाँ प्रधानमंत्री या किसी कंपनी को चलाने वाले CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जो सबसे बड़े डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनकी सेवाओं को हम शामिल करते हैं। बच्चों, अगला जो प्रश्न पूछा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके छोटे प्रश्नों के रूप में। झूम कृषि क्या होता है? बच्चों, झूम की कृषि मूल रूप से एक ऐसी कृषि है जिसको हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो मूल रूप से आदिवासी बहुल इलाकों में, और जब झूम की बात करें तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, खासतौर से नागालैंड में इस प्रकार की खेती की जाती है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, यानी काटो और जलाओ। तो पहले आदिवासी लोग एक जगह को जंगल काट के साफ़ करते हैं, उसकी सारी लकड़ियां जला देते हैं और फिर वहाँ पर कुछ समय के लिए खेती करते हैं। खेती तभी तक संभव हो पाती है जब तक वहाँ पर उपजाऊ शक्ति है, और जैसे जैसे उपजाऊ शक्ति कम होती जाती है वो नई जगह की तलाश में दूसरी जगह चले जाते हैं। वहाँ फिर वही प्रक्रिया दोबारा रिपीट की जाती है, जिसमें जंगल को काटा जाता है और फिर जलाकर नई खेती की जाती है। तो इस प्रकार की खेती है जो आदिवासी बहुल इलाकों में की जाती है। और जब झूम की बात करें तो ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ स्थानांतरित कृषि भारत में ही की जाती है। विश्व के अन्य इलाकों, खासतौर से लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के क्षेत्रों में ये खेती की जाती है, जहाँ पर आदिवासी समाज है जिसका तकनीकी कौशल बहुत कम है, और वो मूल रूप से मोटे दानों वाले अनाज, और उसमें भी ख़ास तौर से जो हमारा मक्का होता है उसको लगाते हैं, जिसमें कम ज्ञान की आवश्यकता होती है। और इस तरह की खेती को हम आदिवासी कृषि, स्थानांतरित कृषि, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या झूम या अन्य विभिन्न जो आदिवासी नाम है उनसे जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की खेती को हम झूम कृषि कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही रोचक प्रश्न कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपको इस चैप्टर को समझने के लिए उसकी समझ की आवश्यकता भी है कि जो कृषि होती है उसको हम मूल रूप से 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो होती है जो स्थानांतरित कृषि, जैसे ऊपर मैंने झूम की बात की, और उसी तरह दूसरी होती है स्थायी कृषि। तो स्थायी कृषि, स्थायी रूप से लोग एक जगह निवास करते हैं और वहाँ खेती करते हैं। स्थायी कृषि को हम फर्दर 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक को कहते हैं व्यापारिक कृषि और दूसरे को कहते हैं जो हमारी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है, यानी जीवन निर्वाह कृषि होती है।
तो प्रश्न ये आता है कई बार एग्ज़ाम में कि आपको इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो बच्चों, व्यापारिक कृषि जो है व्यापार के लिए की जाती है, लाभ कमाने के लिए की जाती है। आप देखें जिस प्रकार हरियाणा में जो हमारी हमारी गन्ने की खेती है, शुगर केन कल्टीवेशन है या कॉटन कल्टीवेशन है, ये मूल रूप से बाजार में बेचने के लिए ही होती है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना होता है। व्यापारिक कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ बच्चों सरप्लस प्रोडक्शन है, अतिरिक्त उत्पादन है। अतिरिक्त उत्पादन क्या होता है? वो उत्पादन जो आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए। अब वो जो आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन है जिन भी समाजों में होता है, वहाँ पर जो फसल बाजार में बेची जाती है वो व्यापारिक कृषि कहलाती है। वहीं यदि हम दूसरी तरह समाज में जो कृषि है, मूल रूप से स्थायी कृषि है, उसके एक बड़े भाग को देखें, भारत जैसे क्षेत्रों में लोग एक इस प्रकार की खेती करते हैं जिसका उद्देश्य जीवन निर्वाह करना होता है। जीवन निर्वाह को हम इंग्लिश में सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। और ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है कि उतना उत्पादन होता है जितना हम साल भर खा पाएँ या हमारा परिवार खा पाए। इस तरह की खेतीबाड़ी को हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। अंतर आप करें, बुक में आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे अंतर पता चलेंगे। मैंने भी वीडियो में डिस्कस किए हैं जो अंतर हैं, तो आप इसको लिखने की भी कोशिश करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इस तरह बच्चों, ये कुछ प्रश्न थे जो आप लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से पूछे। यदि अभी भी आपके कोई प्रश्न बचे हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पुनः मेरे से जुड़ सकते हैं। जहाँ तक रही बात एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, तो बच्चों बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं। तो आपको पांचों आर्थिक क्रियाएं और उनके अंतर्गत जो उपविभाजन है वो आपको देखना है। यहाँ पूछा जाता है कि व्यापारिक कृषि और चलवासी कृषि में क्या अंतर है, या व्यापारिक पशुपालन और चलवासी पशुपालन में क्या अंतर है। तो इस तरह बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से। आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखें। यदि कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आप उत्तर नहीं कर पा रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ही आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आशा कर रहा हूँ कि आप वीडियो समझ पा रहे हैं। आप जो भी देख रहे हैं, जो भी आपको नोट्स अप्लाई किए जा रहे हैं, वो आप समझ के पढ़ पा रहे हैं। यदि कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।